2005 में जहांगीर वाडिया, जो वाडिया ग्रुप के वारिस हैं और जिनकी कंपनी की नेटवर्थ आज $6 बिलियन से ज़्यादा है, एक एम्बिशियस मिशन के साथ आए। उनका एम था इंडियन मिडिल क्लास को किंगफिशर और एयर इंडिया जैसी लग्जरी फ़्लाइट का चीप अल्टरनेटिव देना, जो उन्होंने गो एयर एयरलाइंस के ज़रिए शुरू किया। वाई शुड फ्लाइंग भी लग्जरी, इसी सवाल का जवाब थी गो एयर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो एयरलाइंस कभी लो कॉस्ट ट्रैवल की वजह थी, आज हिस्ट्री बन चुकी है। ख़राब मैनेजमेंट, बैड डिसीजन, टफ कंपटीशन या कोई और वजह जो दुनिया से छुपी हुई है। वाडिया ग्रुप का इतना इन्फ्लुएंस, पावर और वेल्थ, बेहतरीन शुरुआत और अच्छी टीम और प्लानिंग भी क्यों गो एयर को डूबने से बचा नहीं सकी। तो आइए इस कहानी के पीछे के चैलेंजेस, सक्सेस, स्ट्रगल और फेलियर के बारे में जानते हैं और देखते हैं कैसे गो एयर ने एक सपने को उड़ान में बदला और क्या वजह थी इसी क्रैश लैंडिंग के पीछे की। तो दोस्तों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें क्योंकि ये सफ़र टर्बुलेंस से भरा हुआ है। क्या आपने नुस्ली वाडिया का नाम सुना है? एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर में से एक है, जिनकी फैमिली लेगेसी 250 साल पुरानी है और जिन्होंने बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना अलग ही नाम बनाया है। लेकिन नुस्ली सिर्फ अपनी फैमिली की लेगेसी के नाम पे नहीं चले, उन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। वाडिया ग्रुप, जो 1736 में शुरू हुआ था, दुनिया के सबसे पुराने बिजनेस ग्रुप में से एक है। इस ग्रुप की शुरुआत शिपिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुई थी और आज ये ग्रुप ब्रिटानिया इंडस्ट्री, बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा जैसी ट्रेडिंग कंपनीज का मालिक है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नुस्ली वाडिया के ग्रैंडफादर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे। इतनी बड़ी लेगेसी के साथ जुड़ने के बावजूद नुस्ली ने अपना कैरियर अलग इंडस्ट्री में एक्सपेंड करने का फैसला लिया। उनका सपना था कोई अनटच्ड इंडस्ट्री में एक नई लेगेसी क्रिएट करना। 1903 में राइट ब्रदर ने दुनिया का सबसे पहला एयरप्लेन उड़ाया था। इसके साथ ही पहली बार एविएशन इंडस्ट्री की बुनियाद रखी गई। इससे करीब 8 साल बाद 1911 में इंडिया में पहली बार प्लेन इलाहाबाद से नए तक उड़ाया गया और तभी से इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। यहाँ इस सेंटेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडिया में एविएशन कंपनीज स्टैब्लिश हो गई थी, बल्कि इस टेस्टिंग के बाद लाखों लोगों के दिलों में प्लेन में बैठकर हवा में उड़ने का सपना बस चुका था। और इसी के साथ कई बिजनेस लीडर जैसे टाटा, GR गोपीनाथ, बीजू पटनायक को इस एविएशन इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी दिखी। ये एक ऐसा दौर था जहाँ इनोवेशन और कंपटीशन दोनों अपने पीक पर था। धीरे धीरे वक्त के साथ कई विजनरी बिजनेसमैन इस फील्ड में अपने कदम रखते गए और करीब 1950 तक देश में 8 एयरलाइंस कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी थी। एयर इंडिया, जो शुरुआत में टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी, एक पायनियर बनी। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस, भारत एयरवेज, डेक्कन एयरवेज और भी कई छोटी मगर इम्पैक्टफुल कंपनियां इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रही थी। मगर 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने सारी इंडियन एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया। मतलब जितनी भी एयरलाइंस कंपनी थी देश में, अब वो सब सरकारी बन जाएंगी। गवर्नमेंट ने 8 एयरलाइंस कंपनीज़ को मर्ज करके इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया बना दिया। एयर इंडिया को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए डेसिग्नेट किया गया, जो देश के बाहर की फ़्लाइट्स को कवर करेगी, और इंडियन एयरलाइंस को डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर के लिए फोकस किया गया, जो देश के अंदर की कनेक्टिविटी पे फोकस करेगी। 1960 के दशक में एविएशन सेक्टर का इंडिया में एक्सपेंशन हुआ। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने अपनी ऑपरेशन को एक्सपेंड किया। बोइंग और एयरबस जैसे नए मॉडर्न एयरक्राफ्ट का इंट्रोडक्शन किया गया। एयरपोर्ट्स को भी मॉडर्नाइज किया गया और नए रूट्स ऐड किए गए। लेकिन आज गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कंपटीशन और एफिशिएंसी के साथ साथ क्वालिटी की कमी है, जैसे हमारा आज का रेलवे नेटवर्क है, वैसे उस ज़माने में एविएशन का हाल था। 1970 के करीब इन्हीं सब वजहों से एविएशन इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, करीब 500 से 800 करोड़ का। इसी वजह से सरकार ने आगे चलकर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया। मगर फिर भी करप्शन, बैड डिसीजन और हैवी पेमेंट्स की वजह से नुकसान बढ़ता जा रहा था। फिर आता है साल 1990, लिबरलाइजेशन का दौर। इस दौर ने भारत की इकोनॉमी के साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री को भी बदल दिया। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट प्लेयर्स जैसे जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस को वापस एविएशन सेक्टर में एंट्री का मौका मिला। लेकिन ये एयरलाइन ज़्यादातर प्रीमियम पैसेंजर को टारगेट कर रही थी। जहां एक तरफ तो ये एयरलाइंस प्रीमियम ट्रैवलर्स को टारगेट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के मिडिल क्लास सेगमेंट का एक बड़ा पोटेंशियल सामने आया। ये वो लोग थे जो एयर ट्रैवल तो करना चाहते थे, लेकिन हाई टिकट प्राइस की वजह से वो सिर्फ रेलवेज़ का सहारा लेते थे। नुस्ली वाडिया के बेटे जहांगीर वाडिया ने इस गैप को आइडेंटिफाई किया और एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक ऐसी एयरलाइन बनाने की जो अफोर्डेबल हो और मिडिल क्लास ट्रैवलर्स के लिए एयर ट्रैवल को एक्सेसिबल बनाए। 2007 में जहांगीर वाडिया ने अपने सपने को रियलिटी बनाने के लिए ग्राउंड वर्क शुरू किया। एविएशन एक हाईली कॉम्पिटिटिव और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। जहांगीर इस बात को समझते थे कि इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए बेहतरीन ग्राउंड वर्क और प्लानिंग लगेगी। इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जो एविएशन इंडस्ट्री के लैंडस्केप को डिटेल में स्टडी करे। टीम ने ग्लोबल एविएशन मार्केट को एनालाइज किया, लो कॉस्ट कैरियर मॉडल्स को समझा और ये देखा कि कैसे बजट एयरलाइंस जैसे रायन एयर और ईज़ीजेट यूरोप में सक्सेसफुल हो रही थी। उन्होंने इस मॉडल को इंडियन मार्केट के लिए अडॉप्ट करना चाहा। टीम ने आइडेंटिफाई किया कि
इंडिया में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशन पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स ग्लोबल एविएशन एक्सपर्ट के साथ की जो उन्हें अपनी विजन को रिफाइन करने में मदद करें। मगर एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए सिर्फ एक विजन ही काफ़ी नहीं होता, कैपिटल और फाइनेंस सपोर्ट होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहांगीर वाडिया के पास वाडिया ग्रुप का सपोर्ट था जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में था। उन्होंने बॉम्बे डाइंग और ब्रिटानिया जैसी प्रॉफिटेबल कंपनी के रेवेन्यू का एक हिस्सा इसके लिए एलोकेट किया। इसके अलावा जहांगीर वाडिया ने कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड किया जो उनके विजन पर भरोसा करते थे। उनका एविएशन सेक्टर डोमिनेट करने के लिए अपनी यूनिक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना ज़रूरी था। और फाइनली 2005 में प्रॉपर रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, ग्राउंड वर्क और प्लानिंग के साथ भारत के एविएशन सेक्टर में एक नए नाम की एंट्री हुई, गो एयर। गो एयर ने अपने ऑपरेशंस की शुरुआत एक एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के साथ की और अपनी पहली फ़्लाइट 4 नवंबर 2005 को मुंबई से अहमदाबाद के लिए ऑपरेट की। एयरलाइन ने शुरुआत में एक ही एयरक्राफ्ट के साथ काम किया और 4 डेस्टिनेशन जैसे गोवा और कोयम्बटूर को कवर किया। साथ ही 2008 तक 36 एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने का प्लान भी बनाया गया। लेकिन मार्च 2008 में एयरलाइन ने अपने रिवाइज प्लान का अनाउंसमेंट किया जिसमें कहा गया कि वो साल के एंड तक 11 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगी और नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के नए डेस्टिनेशन को सर्विस देगी। पर बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस की वजह से गो एयर को जून 2008 में अपने एग्जिस्टिंग फ्लाइट्स के नंबर को कम करना पड़ा। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने एविएशन इंडस्ट्री को काफ़ी इम्पैक्ट किया। फ्यूल प्राइसेस के साथ साथ कॉस्ट भी अनप्रिडिक्टेबल हो गई। इस इम्पैक्ट से निपटने के लिए जहांगीर की स्ट्रेटेजी कि एक्सपेंशन प्लान्स को स्लो करके प्रॉफिट पे फोकस करो बहुत कारगर साबित हुई और गो एयर के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी साबित हुई। गो एयर ने अपने लिए एक नीश क्रिएट किया। उन्होंने मास मार्केट को टारगेट करने की बजाय स्पेसिफिक रूट पर डोमिनेट करना शुरू किया। जहां बड़ी एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ मेट्रो सिटीज़ पर ध्यान दे रही थी, वहीं गो एयर ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को टारगेट किया। ये एक और स्ट्रैटेजिक डिसीजन था क्योंकि छोटी सिटीज़ के ट्रैवलर्स के लिए एयर ट्रैवल एक एस्पिरेशनल सपना था और गो एयर ने उनके लिए ये सपना साकार किया। गो एयर की एयरबस A320 प्लेन सिलेक्शन भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हुई क्योंकि ये एग्रेसिव फ्यूल प्राइस के दौर में भी उनके लिए एक फ्यूल एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो रही थी। इन्होंने अपने कस्टमर्स को भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया। बेसिक सर्विसेज के साथ हैसल फ्री और रिलायबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने से लेकर पंक्चुअलिटी और ऑन टाइम परफॉर्मेंस देना, वो भी इतनी एग्रेसिव प्राइस पे उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया। गो एयर का ये अप्रोच लोगों को काफ़ी पसंद आया। साथ ही उन्होंने कैबिन सर्विसेज को सिंपल रखा जिससे कॉस्ट लो रही और अफोर्डेबिलिटी का प्रॉमिस पूरा किया गया। गो एयर की सक्सेस में टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप का बड़ा रोल था। जहांगीर वाडिया के विजन के तहत एयरलाइन ने नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जिससे ऑपरेशंस और कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़े। उन्होंने फ्लीट मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज के लिए एडवांस IT सिस्टम लगवाए। साथ ही ग्लोबल एविएशन एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनरशिप बनाई जिससे पायलट्स और क्रू को एडवांस ट्रेनिंग मिले। जनवरी 2009 में ब्रिटिश एयरवेज ने गो एयर में स्टेक्स लेने का इंटरेस्ट दिखाया। ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जो दिखाता था कि इंडियन एविएशन मार्केट में गो एयर का पोटेंशियल कितना प्रॉमिसिंग है। लेकिन कोई फॉर्मल डील्स फाइनलाइज नहीं हुई और गो एयर अपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेशन पर फोकस करता रहा। उसी साल नवंबर 2009 में गो एयर ने इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट के साथ एक पोटेंशियल मर्जर की बातचीत की। अगर ये मर्जर सक्सेसफुल होता तो दोनों एयरलाइंस अपने रिसोर्सेज कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस बना सकती थी। लेकिन दोनों कंपनी सेम ग्राउंड में नहीं आ सकी और गो एयर अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ता रहा। 2010 के दौरान भारत का एविएशन सेक्टर एक यूनिक ग्रोथ फेज में था। जहांगीर वाडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हुए नए रूट्स लॉन्च किए और ऑपरेशंस भी एक्सपेंड किया। साथ ही उन्होंने गो एयर का ब्रांड इमेज को रिफ्रेश करने का प्लान बनाया। एयरलाइन को नए नाम और नए आउटलुक के साथ रिब्रांड करने का काम शुरू किया गया। अप्रैल 2012 तक मार्केट शेयर के टर्म में गो एयर इंडिया का 5th लार्जेस्ट एयरलाइन ब्रांड बन चुका था। ये सक्सेस किंगफिशर एयरलाइंस के कोलैप्स के बाद मिली अपॉर्चुनिटी की वजह से पॉसिबल हुई। लेकिन कॉम्पिटिटर्स जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट फ्लीट साइज, मार्केट शेयर और ऑपरेशनल रीच के टर्म्स में आगे निकल गए। 2013 में गो एयर ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक को अपॉइंट किया ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ये मूव इसलिए किया गया था ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और ऑपरेशंस को एक्सपेंड करके मार्केट में और एफिशिएंटली कॉम्पीट किया जा सके। लेकिन इतने एफर्ट्स के बावजूद गो एयर की ग्रोथ स्लो रही, स्पेशली जब उन्हें कॉम्पिटिटर्स जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट की एग्रेसिव एक्सपेंशन के आगे देखा गया। फरवरी 2016 तक गो एयर अपने मार्केट शेयर को 8% तक मेंटेन रखते हुए 5th लार्जेस्ट इंडियन एयरलाइन ब्रांड बनी रही। लेकिन ये मॉडेस्ट ग्रोथ एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी का पार्ट थी। एयरलाइन ने एग्रेसिव एक्सपेंशन की बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया और प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दिया। इसी साल गो एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए एलिजिबिलिटी मिल गई जब उन्होंने अपना 20वां एयरक्राफ्ट रिसीव किया। ये माइलस्टोन एक मेजर अचीवमेंट था जिसने एयरलाइन को इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का बड़ा चांस दिया। 11 अक्टूबर 2018 को गो एयर ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली से थाईलैंड के लिए लॉन्च किया। गो एयर का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2017 तक 4500 करोड़ से भी ज़्यादा का था।
2019 तक गो एयर एक जानी मानी और प्रॉमिसिंग कंपनी की तरह उभर चुकी थी, मगर चाइना में स्थिति कुछ खास प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रही थी। चाइना में इसी साल एक अजीब और खतरनाक बीमारी के मामले सामने आए। पहले तो इसे एक वायरल फ्लू समझा गया, लेकिन जैसे जैसे लोगों की हालत बिगड़ती गई, वहाँ के साइंटिस्ट और डॉक्टर को एक नई बीमारी का पता चला, कोविड-19, जो एक नए कोरोना वायरस की वजह से फैल रहा था। चाइना में लॉकडाउन के बावजूद ये बीमारी अब ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुकी थी। फरवरी 2020 तक कोविड-19 के केसेस दुनिया भर में फैल चुके थे और पूरी दुनिया इस बीमारी के चलते थम सी गई थी। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेसेस, शॉप, ऑफिस सब बंद हो गए थे और इसका असर एविएशन इंडस्ट्री पर भी दिखा। 17 मार्च 2020 तक गो एयर ने सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी। पैंडेमिक के फाइनेंशियल स्ट्रेन ने एयरलाइन के ऑपरेशन चैलेंजेस और बढ़ा दिए, जिससे उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा रीअसेस करना पड़ा। फाइनली इस पैंडेमिक के बाद दुनिया वापस ट्रैक पर आने की कोशिशों में लग चुकी थी और 13 मई 2021 को गो एयर ने अपने आप को रिब्रांड करते हुए गो फर्स्ट बनने का अनाउंसमेंट किया। इसके साथ ही एयरलाइन ने $420 मिलियन रेस करने के लिए एक IPO लॉन्च करने का प्लान भी अनाउंस किया। मगर अचानक 2 मई 2023 को गो फर्स्ट ने एक चौंकाने वाला डिसीजन लिया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए फाइल किया। वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी, जिसको हम वॉलंटरी लिक्विडेशन भी कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स, ऑनर या इन्वेस्टर्स कंपनी को बंद करने का फैसला लेते हैं। ये तब किया जाता है जब कंपनी आगे चलने लायक नहीं होती या जब कंपनी का कोई पर्पस नहीं बचता। इस प्रोसेस में कंपनी के एसेट्स को बेचकर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सेटल किया जाता है और क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में पेमेंट की जाती है। अगर सिंपल हिंदी में कहें, कंपनी के एसेट्स को बेचकर कंपनी का सारा लोन क्लियर करना। ये डिसीजन गो फर्स्ट के ऑपरेशनल गड़बड़ और लॉसेस को देखते हुए लिया गया। इसकी बड़ी वजह थी प्रैट एंड विटनी इंजन्स की सप्लाई चेन का क्राइसिस। गो फर्स्ट का पूरा फ्लीट एयरबस A320 न्यू एयरक्राफ्ट पर आधारित था, लेकिन इंजन्स इशू की वजह से प्लेन्स बार बार ग्राउंड होने लगे। हर हफ्ते नए फ्लाइट कैंसिलेशन और डिस्ट्रप्शंस होती गई, जिससे एयरलाइन की इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। कंपनी ने कहा कि प्रैट एंड विटनी PW1000G इंजन्स की सप्लाई चेन के डिले ने उनके बिजनेस को इम्पैक्ट किया है और इसलिए वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बैंक्रप्सी फाइलिंग के साथ ही क्रेडिटर्स और लीजर्स ने अपनी क्लेम्स उठानी शुरू कर दी। लीजिंग कंपनी ने अपनी एयरक्राफ्ट वापस लेने के लिए लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये एक लीगल बैटल की शुरुआत थी जो सालों साल चलने वाली थी। गो फर्स्ट ने प्रैट एंड विटनी के खिलाफ US फेडरल कोर्ट में एक केस फाइल किया, उन्हें इंजन सप्लाई करने की कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए। एयरलाइंस कंपनी कहती रही कि इन इंजन डिले ने उनका पूरा बिजनेस मॉडल हिला दिया है, लेकिन प्रैट एंड विटनी ने इन क्लेम्स को डिस्प्यूट किया और कहा कि एयरलाइंस का ऑपरेशन उनके कंट्रोल से बाहर है। इसी बीच लीजिंग कंपनीज जो प्लेन्स प्रोवाइड करती थी, उन्होंने रेंटल ड्यूज की पेमेंट की कमी के चलते अपने प्लेन्स वापस लेने की डिमांड और बढ़ा दी। क्रेडिटर्स और एयरलाइंस के बीच का ये डिस्प्यूट काफ़ी हीटेड रहा। गो फर्स्ट के पास एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए जो प्लेन्स बचे थे वो भी ग्रेजुअली कम होते गए। जनवरी और फरवरी 2024 में गो फर्स्ट को कुछ नई उम्मीदें मिली। अजय सिंह, जो स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ईज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पिट्टी के साथ मिलकर 600 करोड़ रुपए का बिड सबमिट किया। उनका प्लान था गो फर्स्ट के एसेट्स को मोनेटाइज करना और एयरलाइंस को वापस ऑपरेशनल बनाना। उनका टारगेट था शुरू के फेज़ में 15 एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशंस को रिज्यूम करना और ग्रेजुअली एयरलाइंस को वापस ग्रोथ मोड में लाना। इस प्रपोजल के मुताबिक निशांत पिट्टी को 60% का कंट्रोल स्टेक मिलता और अजय सिंह को बाकी 40% का। लेकिन एक और बिडर UAE बेस्ड स्काई वन ने भी अपनी बिड दी। इसी बिडिंग वॉर ने गो फर्स्ट के रिवाइवल प्लान्स को एक नई उम्मीद दी। मगर 1 मई 2024 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गो फर्स्ट के लीज एयरक्राफ्ट को डीरजिस्टर कर दिया। ये डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद लिया गया था। इसके बाद एयरलाइंस के पास एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट नहीं बचा था, जो इनके रिवाइवल के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई। लेसर्स ने अपने प्लेन्स वापस ले लिए और एयरलाइंस को अपना ऑपरेशनल मिशन को सस्पेंड करना पड़ा। ये गो फर्स्ट के लिए एक फाइनल ब्लो जैसा था। बैंक्रप्सी फाइलिंग के बाद भी क्रेडिटर्स और लेंडर्स अपने पैसों को रिकवर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन एयरलाइंस के पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बची ही नहीं थी। गो फर्स्ट के डाउनफॉल का असर सिर्फ एक एयरलाइंस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री पे हुआ। इसी कहानी एक वार्निंग है उन कंपनीज़ के लिए जो एग्रेसिव एक्सपेंशन करना चाहती हैं बिना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखे। गो फर्स्ट का राइज और फॉल एक ऐसी कहानी है जो इंडियन एविएशन के सपने और संघर्षों को दर्शाती है। एक ऐसा ब्रांड जो कभी एविएशन इंडस्ट्री के लीडर्स बनने की दौड़ में गिना जाता था, आज ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसी कहानी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सबक बन चुकी है। क्या गो फर्स्ट नई ओनरशिप के साथ वापस उठने की कोशिश करेगी या सिर्फ एक हिस्ट्री चैप्टर बन के रह जाएगा? सिर्फ वक्त ही इसका जवाब दे सकता है।